जब 35 साल औरत से 16 साल लड़के ने हम बिस्तरी की तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बच्चे इस कहानी को बिल्कुल भी ना देखे। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी। अब कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। जब मेरी उम्र कम थी तो मैं 20 साल की थी तो मेरे रिश्ते बहुत आते थे, लेकिन अब कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था। जैसे ही लोगों को मेरी उम्र के बारे में पता चलता तो अच्छे भले लोग मुझे ठुकरा कर चले जाते। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मेरे दुखों में इजाफा होता जा रहा था कि तभी एक दिन खाला आसी हमारे घर में बड़ी खुशी खुशी आई। उसके हाथ में मिठाई भी थी। मिठाई का डब्बा देखकर मैं समझ गई कि जरूर किसी और का रिश्ता हो गया होगा और वो मेरा कलेजा जलाने के लिए आई है। लेकिन उसने जो बात बताई थी वो मुझे हैरान परेशान करने के लिए काफी थी। उसने बताया कि तुम्हारे एक जगह से रिश्ता आया है। मैंने कहा, अम्मा, खाला आसिया क्यों मजाक कर रही है? किसी 50 साल बूढ़े का रिश्ता लेकर आई हो? अब मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। आसिया अपने कानों को हाथ लगाने लगी। अरे बीबी, वो बात नहीं है, लड़का तो जवान है। अच्छा, अब तो तुम 50 साल के इंसान को जवान ही कहोगी। अच्छी तरह समझती हूँ मैं, तुम मुझे बूढ़ी समझने लगी हो। मैं उनसे नाराज होने लगी। अरे बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जिस लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए देखा है वो तो 25 साल का है। ये बात सुनते ही मुझे करंट सा लगा। और होश में तो हो? आसिया खाला, कैसी बातें कर रही हो? 25 साल का लड़का यानी मुझसे 10 साल छोटा, वो मुझसे शादी क्यों करने लगा? शादी में मेरी बात सुनकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे भाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और फिर ये भी तो देखो, लड़का बिना देखे ही तुमसे शादी के लिए राजी हो गया। खाला आसिया की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। क्या दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं? मैंने दिल में सोचा, जो बिना देखे किसी लड़की से शादी करने पर तैयार हो जाते हैं। क्या वो मुझे जानता है? मैंने खाला आसिया से पूछा था कि उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। वो सोच में पड़ गई। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें जानता है। मेरा उसके साथ एक हफ्ता पहले ही राब्ता हुआ है। उसने मुझसे यही कहा कि मैं उसके लिए कोई बड़ी उम्र की लड़की दिखाऊं जिसे सहारे की जरूरत हो और शादी के लिए भी वो रजामंद हो। तो तभी मैंने उससे तुम्हारा बताया, क्योंकि तुम्हारा तो रिश्ता हो नहीं रहा था, इसलिए वो मान भी गया। मैंने उसको सारी सूरत हाल सच सच बता दी। अम्मा ने खाला आसिया की बात सुनकर अपना सर पकड़ लिया। तो मैंने कहा, ये तुमने क्या किया? उसके सामने बेबस जाहिर कर दिया, इसलिए वो सारी जिंदगी मेरी इज्जत नहीं करेगा। अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। खाला आसिया मुझे समझाने लगी। देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर तुम उसके साथ अच्छी रहोगी तो वो भी तुम्हें इज्जत देगा। अच्छा और शरीफ लड़का है, उसे बड़ी उम्र की लड़की चाहिए थी। अब तुम मिल गई हो तो इसमें उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है, ना ही वो तुम्हारे बारे में कोई ऐसा इरादा रखता होगा। बेटी, वो तो बहुत शरीफ लड़का है। मुझसे कहने लगा कि अम्मा, बस लड़की शरीफ होनी चाहिए, नमाज की पाबंद हो, मुझे और किसी चीज से गर्ज नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि जरूरतमंद हो। देखो तो ऐसे सादतमंद लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। खाला आसिया भी मेरा दिल नरम कर चुकी थी। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। लड़के की उम्र मुझसे काफी कम थी। ये बात उनको पता चली तो वो मुझसे ज्यादा खुश हुई। अब्बा कहने लगे, लड़के की तहकीक करवा लो, हम बेटी का रिश्ता कर रहे हैं। अम्मा कहने लगी, खुदा खुदा करके रिश्ता आया है, मैं तहकीक करके अपना दिमाग क्यों खराब करूं? और तुम भी ख्वामख्वाह अपने दिमाग पर बुढ़ापे में जोर ना दिया करो। उन लोगों ने अगर कोई बुरी नीयत रखना होती तो फिर हमारे घर रिश्ता ही क्यों भेजते? अरे भाई, वो जब कह रहे हैं कि शरीफ लड़का है तो फिर शरीफ ही होगा। आप खामखा का शक मत करें। अम्मा भी ये बातें अब्बा को सुना चुकी थी, इसलिए अब्बा खामोश हो गए। वैसे भी अम्मा अब्बा बेचारे दोनों ही मेरी शादी ना होने की वजह से बहुत परेशान थे, इसलिए रिश्ता आते ही उन्होंने इसे गनीमत समझा। मुझसे कहने लगे कि तुम बिल्कुल भी फिक्र ना ही करो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा भला ही सोच रहे हैं, बस तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मैंने भी हाँ कर दी। मुझे और क्या चाहिए था? इस उम्र में मुझे कम उम्र नहीं बल्कि खुद से भी कम उम्र वाला लड़का मिल रहा था। मैंने सोचा कि मैं इनकार करके नाशुक्री क्यों करूं, मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। कुछ ही दिनों में लड़के की माँ रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई। वो भी काफी जवान लगती थी। सारा खानदान खूबसूरत और जवान था। मुझे उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे और भी हैं, हम उनके लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहला रिश्ता इस आपसे किया है ताकि हमें लड़की ढूंढने में आसानी हो, और जब तक बाकी लड़कियां नहीं मिल जाती तुम ही मेरे बेटों का ख्याल रखोगी। मैंने सर झुका लिया था। मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी कि मेरी सास इतनी मेहरबान औरत है जो मुझे बड़ी बहू का दर्जा दे रही है। हालांकि उसका बेटा 25 साल का था, जैसे कि खाला आस्ते ने बताया।
तो मुझे भी यही समझ आ रहा था कि उसके बाकी बेटे छोटे छोटे होंगे, तो फिर वो सब मेरा ख्याल रखेंगे और मैं उनका ख्याल रखूंगी। लेकिन ये तो मेरी खुश फहमी थी। मेरी शादी होने में अभी एक हफ्ता ही बाकी था। मेरे ससुराल वाले एक बड़ी सी गाड़ी में हमारे घर आए। मैं उन सब लड़कों को देखकर हैरान होगी। वो सब के सभी जवान लगते थे। उम्र में 25 से 30 साल के दरमियान होगी। कोई भी छोटी उम्र का लड़का नहीं था। ये बस मेरी सास के बच्चे हैं। मैंने दिल में सोचा भी, जवान है माशाल्लाह। मैंने उस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन मेरा दिल ना जाने क्यों किसी खतरे की घंटी बजा रहा था। लेकिन मैं भी अब अम्मा को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन मजीद गुजर गए। वो लोग बारात लेकर आ गए थे। वो दिन जुम्मे का था। बारात आना तय नहीं हुआ था, ना ही हमने अभी शादी की डेट मुकर्रर कर दी थी। लेकिन ये लोग इस कदर अचानक आए कि अम्मा अब्बा हैरान रह गए। आखिर इन्हें इतनी भी क्या जल्दी है। अम्मा कहने लगी, कहीं तुमने लड़के से राब्ता तो नहीं किया? कहीं तुमने उसके हमारे घर के हालात तो नहीं बता दिए? अम्मा मुझसे मुसलसल पूछ रही थी। मैंने कहा, अम्मा आप कैसी बातें करती हैं? मैंने लड़के से कोई राब्ता नहीं किया। आप भरोसा रखें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मेरी अम्मा को यकीन हो गया कि इस समय मेरा कोई हाथ नहीं, तो वो बारातियों के पास आ गई। उन्हें कहा कि ये तारीख तो मुख्तसर भी नहीं होती। आप लोग क्यों बारात लेकर आ गए हैं? कहने लगी कि हमें ज़रूरत पड़ गई है, हमारे बेटे का वीज़ा आ गया, इसे 2-3 दिन में जाना होगा। इसी वजह से हम जल्दी में बारात लेकर आए हैं। वैसे भी हम सादगी पसंद लोग हैं। आपकी बेटी को सोना तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन हम किसी तरह दिखावा नहीं करना चाहते। बेहतर है कि आप अपनी बेटी को इन्हीं कपड़ों में हमारे साथ रुखसत कर दें और निकाह भी कर दें। अम्मा अब्बा को कुछ ना सूझी थी। वो लोग तो 15 तोले सोना लेकर आए थे। अम्मा अब्बा मुतासिर हो गए कि जो लोग उनकी बेटी को इतना सोना डाल रहे हैं, यकीनन वो अमीर भी हैं और बहुत ही ज़्यादा मुखलिस भी। यूं अब्बा ने उन लोगों के साथ मुझे रुखसत कर दिया था। मैं ये नहीं जानती थी कि ये मेरे माँ बाप का दुनिया का सबसे बेवकूफ़ाना और सबसे अहम कारनामा फैसला था, जिससे मुझे नुकसान ही उठाना पड़ा। मैं अपनी रुखसती करवा कर अपने ससुराल आ गई थी। कमरे में आकर बैठी तो मेरा शौहर मेरे पास नहीं आया। कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। चेहरा तो धुलें छुपाती हैं, पर उसने खुद को इस तरह ढांप रखा था कि मैं उन्हें देख भी नहीं सकती थी। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी, लेकिन मुझे उसका चेहरा देखने के बावजूद भी नजर नहीं आ सका। उसने कमरे में पड़ी जायनमाज उठा ली और बाहर गया। मैं तो बस देखती ही रह गई। उसका पीछा भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद खिड़की से बाहर देखा तो वो वहीं नमाज पढ़ रहा था। उसे नमाज पढ़ता देखकर मेरे दिल को सुकून सा हुआ था। दिल में मौजूद बेचैनी खत्म हो चुकी थी। यकीनन कोई 5 वक्त का नमाजी होगा, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे दिल में ये ख्याल आया और मैं मुतमईन होकर अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गई कि जब वो वापस आएगा तो उसे दरवाजा बचाना ना पड़े। लेकिन पूरी रात गुजर गई। सुबह मेरी आंख खुल गई तो वहां पर कोई भी नहीं था। दरवाजा वैसे का वैसा ही खुला था। मुझे दुख हुआ कि क्या मेरा शोहर मुझे पसंद नहीं करता? क्या अपने शोहर को मैं पसंद नहीं थी जो वो मेरे पास भी नहीं आया, मोहब्बत भरी कोई बात भी नहीं की? हालांकि मैं खूबसूरत थी और अभी नौजवान लगती थी, लेकिन मेरा शोहर मेरे करीब नहीं आया था। खैर, मैंने सोचा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जानी माइल कर लूंगी। फिर मैं उठकर अपनी सास के कमरे में आ गई, लेकिन सब लोग अभी सो रहे थे। ऐसा लगता है जैसे उस घर में सुबह जल्दी उठने का रिवाज नहीं है। 10 बज चुके थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरा शोहर कहाँ और किधर सो रहा है। सच पूछें तो मैंने उसकी शक्ल भी सही से नहीं देखी थी। लेकिन दोपहर से शाम होगी, मेरे शोहर नहीं आया था। तो वो नहीं आया, मैं बस इसका इंतजार ही करती रह गई। घर का कोई भी फर्द अपनी नींद से नहीं जागा। यहाँ तक कि दिन के 2 बज गए। अब उन लोगों ने उठना शुरू किया। मेरी सास भी उठकर बाहर आई। उनकी आंखें सूजी हुई थी। लगता था जैसे पूरी रात जागती रही हो। मुझे देखकर नजरें चुराने लगी। क्या बात है बेटी, तुम उठ गई? अपने लिए खाना वगैरह बनाया या फिर मैं बना दूं? अपनी सास की बात सुनकर मैंने सर झुका लिया। मैं खूब समझ सकती हूँ तुम्हारे जज्बात को कि तुम्हारा शोहर तुम्हारे पास नहीं आया, तुम्हें दुख हो रहा है। बस बेटी क्या करूं, मेरे बच्चे हैं ही इतने शरीफ। मेरे बच्चों ने कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। बस इसी वजह से उन्हें आदत नहीं है ये सब कुछ करने की, और ये भी नहीं पता कि अपनी दुल्हन के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। ये कहकर मेरी सास हंस पड़ी, लेकिन मुझे जरा भी हंसी नहीं आ रही थी। मैं उल्टा परेशान हो गई थी। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी कि कहा कि बस तुम बिला वजह परेशान मत हो,
मैंने भी सोच लिया कि चलो मैं अपने शोहर को आहिस्ता आहिस्ता समझा दूंगी कि वक्त पर घर आया करें। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा एक देवर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। भाभी कैसी हैं आप? मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। वो भैया आपको बुला रहे हैं। कहाँ है तुम्हारे भैया? मैंने धीमे लहजे में पूछा कि मेरी सास को अंदाजा ना हो कि मैं परेशान हूँ। भैया तो दूसरे शहर में है, उन्हें रात को ही जाना पड़ा, इसलिए वो आपको वहीं पर बुला रहे हैं। उनकी कोई कारोबारी मीटिंग थी, तब वो वहां से चले गए। अब आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरे देवर ने मुझसे आंखें चलाते हुए कहा था। अच्छा ठीक है, मैं हैरान हो गई थी कि मेरा शोहर दूसरे शहर कैसे पहुंच गया, लेकिन फिर मेरे देवर ने ये बात मेरी सास के सामने ही कही थी, तो जाहिर है गलत नहीं कह रहा होगा, सही कहता होगा। मैंने यही सोचा। अच्छा मैं तैयार होकर आती हूँ, तो मेरा इंतजार करो, मैंने कहा। अब मैं अपने कमरे में चली गई, कपड़े पहने तैयार हो गई, बाहर आई तो मेरा देवर तैयार खड़ा था। मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। आप आ गई हैं, मेरे हमारे सब काम आसान हो जाएंगे, देवर ने अजीब से लहजे में कहा। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि गाड़ी की तेज खुशबू हवासों में सवार हो रही है। मुझे कुछ होश नहीं रहा, कब मुझे गनूद की तारी होगी मैं नहीं जानती थी। जब मेरी आंख खुली तो काफी सारा वक्त गुजर चुका था। मैंने इधर उधर देखा। हैरत की बात थी कि मैं गाड़ी में ही मौजूद थी, जबकि वो गाड़ी हमारे घर के बाहर ही खड़ी थी। मैंने हैरत से इधर उधर देखा, गाड़ी वही थी। वक्त काफी गुजर चुका था, रात का वक्त हो गया था। अगर मेरा देवर मुझे दूसरे शहर लेकर गया था, तो मेरा शोहर कहाँ है? मैं यही सोचने लगी कि तभी एक आदमी आता दिखाई दिया। इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहता, मेरे घर से मेरा शोहर निकला। कहाँ हो शगुफ्ता, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे माफ कर दो। मेरा शोहर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। बड़े गौर से मैंने उसका चेहरा देखा। वो कुछ घबरा गया। आप कहाँ थे? मैं आपका इंतजार कर रही थी। आपका भाई मुझे आपके पास ले जा रहा था, लेकिन मैं तो इसी गाड़ी में हूँ, मैंने उलझे से लहजे में पूछा। हाँ तो क्या हुआ? गाड़ी का सफर तुमने कर लिया, लेकिन मैं तुम्हारे पास खुद पहुंच गया। मेरे शौहर ने ऐसा मुझे बातों में उलझा दिया कि मैं उससे मजीद कोई सवाल नहीं कर सकी और गाड़ी से निकलकर बाहर आ गई। मेरा सर अजीब किस्म का भारी हो रहा था। जहन में कोई बात नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ। मुझे कुछ याद नहीं था। अच्छा लगता है कि तुम परेशान हो गई हो। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ। मेरे शौहर ने मुझे शॉपिंग पर जाने की तरगीब दी, तो मैंने थकावट का बहाना कर लिया। मैं सच में उनकी हकीकत जानना चाहती थी। मेरे शौहर मुझसे और कोई बात नहीं करता था। लगता था जैसे हम बस दोस्तों की तरह हैं। थोड़ी देर के बाद वो मुझसे फिर जिद करने लगा। चलो ना, दिन को मैं शॉपिंग पर नहीं लेकर जा सकता। अभी रात है, रात के वक्त चलते हैं। मैंने शौहर से कहा था। क्यों? दिन को क्यों नहीं जा सकते? मैंने सवाल किया तो वो चुप हो गया। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तुम्हें जो चीज पसंद आए, जिस पर हाथ रखोगी, मैं वही लेकर दूंगा। मैं शौहर की बात सुनकर खुश हो गई। हम लोग बाजार गए। मैंने काफी महंगी चीजें पसंद की, क्योंकि मुझे इस बात का गुस्सा भी था कि मेरे शौहर रात को मेरे कमरे में नहीं आया, मुझसे बात नहीं की। सो मैंने खूब महंगी शॉपिंग की। तकरीबन 50,000 रुपये बिल आ गया। मैंने इतनी शॉपिंग जिंदगी में कभी नहीं की थी, लेकिन मेरे शौहर ने मैं ना तंग हुए सारा बिल अदा कर दिया और फिर मुझसे कहा कि तुम्हें और भी कोई चीज चाहिए हो तो तुम वो खरीद लो। उनका मेहरबाना रवैया देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं वाकई में खुशकिस्मत औरत थी जिसे इतना मोहब्बत करने वाला और सखी शौहर मिला। शौहर तो अमूमन कंजूस मखलूक का नाम समझा जाता है, लेकिन मेरा शौहर ऐसा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी सास से भी अपने ताल्लुकात बेहतर करूंगी, ताकि वो मुझे हर बात बताया करे, मुझे इस घर में रहने का ढंग आए। लेकिन अजीब बात तो ये हुई, रात को मैं अपनी सास के कमरे में जा रही थी। देखा तो वो अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई तैयार हो रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं उन्हें तैयार होता देखूं। मैं बाहर ही खड़ी रह गई। मैंने सोचा था मैं उनको सलाम करूंगी, लेकिन वो दरवाजे से किसी हवा की तरह निकली थी। रात का वक्त था, मुझे लगा कि शायद बाहर सेहन में जा रही हैं, लेकिन इतना तैयार होकर कौन चाहता है। दरवाजे पर आकर उन्होंने इधर उधर देखने के बजाय दरवाजे को बंद किया और बाहर निकल गई। मैं आकर गेट के पास खड़ी हो गई। गेट की जाली से बाहर देखने लगी। बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी, जिसमें मेरी सास खुद बैठी और गाड़ी चल पड़ी। मैं हैरान थी कि सास रात की इस पहर कहाँ गई। क्या मेरे शोहर को इस बात का अंदाजा नहीं? 7 बेटों के होते हुए भी मेरी सास का ये रवैया था। ये तो किसी जवान औरत की तरह जी रही थी और वाकई में उसके चेहरे पर कोई बुढ़ापा नहीं था। हो सकता है अपना ख्याल रखती हो, मेरे दिल में सोचा। वापिस अपने घर में आई तो कमरे का दरवाजा बंद था।
मैंने दरवाजा बजाया लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। मैं बाहर ही खड़ी, अचानक दरवाजा खुला। मेरे सातों देवर कमरे से बरामद हुए। उनके पीछे मेरा शौहर भी नहीं था। मुझे देखकर नजरें चुराने लगा। तुम डरो नहीं, हम लोग एक गेम खेल रहे थे। उनके पीछे मेरा शौहर भी था। मुझे देखकर नजरें चुराने लगे। तुम डरो नहीं, हम लोग एक गेम खेल रहे थे। मेरे शौहर ने ये कहकर मुझे खामोश करवा दिया। देवर सभी एक लाइन बनाकर दूसरे कमरे में चले गए, लेकिन वो मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मेरा शौहर भी कमरे में आया तो परेशान लग रहा था, जबकि मुझे उनमें से किसी की भी कोई भी समझ नहीं आई थी। मैं उस वक्त बैठ गई। मैं अपने शौहर को देखने लगी तो वो चिढ़ गया। बोला कि क्या देख रही हो, ऐसे देखती हो जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बस तुम्हारी समझ में नहीं आता मेरा काम, मेरा कारोबारी, मेरी शख्सियत रफ्ता रफ्ता आ जाएगी समझ। फिक्र की बात नहीं। उसने लापरवाही से अपनी घड़ी बेड पर फेंकी और गुस्ल खाने में चला गया। मेरा शौहर मेरी तरफ मतवज्जा ही नहीं होता था, हर वक्त किसी ना किसी सोच में गुम रहता। मैंने भी अब कोशिशें करना छोड़ दी। ज्यादा वक्त अपनी सास के साथ बिताना चाहती थी। सास तो घर से ही चली गई थी, अब मैं किससे कहती। यहाँ तो आओ काओ बिगड़ा हुआ था। मुझे उस रात अपने ही घर में बहुत अकेला महसूस हो रहा था। मेरा शौहर कमरे से चला गया। सब लड़के एक ही कमरे में जमा थे। सेहन में आकर मेरे सेहन में इनकी शक्लें घूमने लगी। ये तो आपस में बहन भाई भी नहीं लगते थे। इनके चेहरे उम्र एक जैसे, ऐसा लगता ही नहीं था कि इनमें से 1 साल का भी फर्क हो। जबकि मेरी सास भी कोई जवान औरत ही मालूम होती थी। चेहरे पर झुर्रियां तो छोड़ो, उसकी आंखें, बाल, हर चीज इस तरह तरोताजगी से भरपूर थी कि यकीन नहीं आता था कि इस औरत की उम्र 50 साल से ज्यादा होगी, और थी भी नहीं। इसके हाथ पांव भी नौजवान लड़की के जैसे थे। मैंने सोच लिया कि मैं ये बात अपने मामू को बताऊंगी। मेरे मामू पुलिस इंस्पेक्टर थे। आदमी को देखकर दूर से पहचान जाते थे। मेरी इस शादी पर भी नाराज थे कि हमने बिना तहकीक के ये रिश्ता क्यों मंजूर किया। तभी मैंने उन्हें फोन किया, सारी सूरत हाल से आगाह किया तो बोले कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद तुम्हारे घर आता हूँ। घर आकर मैं सारी सूरत हाल का जायजा लूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कि करना क्या है। मैं अपने मामू की बात सुनकर खुश हो गई। वो मेरे घर आ गए। घर आकर उन्होंने दरवाजे पर बेल नहीं बजाई, मुझे बाहर आने का कहा। मैं गई, मामू को अंदर कमरे में लेकर आई। वो मेरे शौहर के कमरे में गए। उन्होंने बिना किसी दस्तक के कमरे में झांका और फिर उनका रंग तो पीला पड़ गया। वो अंदर कमरे में मेरे शौहर से मिलने नहीं गए। मुझसे बोले कि तुम यहीं पर रुको और अपने शौहर को इस बात से आगाह मत करना। मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। आधे घंटे के बाद हमारे घर के बाहर पुलिस खड़ी थी। मैं हैरान थी कि ऐसा क्या हो गया। मेरे मामू अंदर आए। उन्होंने उन सब लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे सर पर दिलासा देकर बोले, बेटा खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम बच गई हो। ये तुम्हारा शौहर नहीं, ये तो डाकू का गैंग है, जिनको बस लोगों को दिखाने के लिए एक औरत की जरूरत थी, जिसकी वजह से लोग इन पर यकीन कर सके और इन्हें रहने के लिए कोई घर दे दे। ये सब मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, बहन भाई तो है ही नहीं। वो औरत भी इनकी गैंग का हिस्सा है। मैं तो इनकी तलाश में था, इन्हें ढूंढ रहा था। सबकी शक्लें मुझे याद थी। सबके सब चोर हैं। अगर तुम्हें इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया तो यकीनन तुम्हारी माँ की कोई नेकी काम आ गई होगी, वरना तो ये लोग बहुत खतरनाक है। मैं ये बात सुनकर बहुत परेशान हुई थी। मैंने अपनी आखिरी उम्र में एक ही ख्वाब देखा और वो भी टूटकर चकनाचूर हो गया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी तो ये बात समझ से बाहर थी। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो मुझे हौसला दे ताकि मैं इन सब हालात का मुकाबला कर सकूं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।